हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा राठौर। पिछली क्लास में अपनों ने ओरिजिन के बारे में पढ़ा, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में उसकी डिटेल को समझा और अपनों ने एक और मिलर्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। और अब इस क्लास में अपन पढ़ेंगे नव डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए पढ़ते अपन। नव डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं, विवेचन कीजिए। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ सकते हैं। नव डार्विनवाद पर एक निबंध लिखिए। तो देखते हैं अपन इसका आंसर देखते हैं। देखिएगा, डार्विन के विचारों का प्रकाशन सर्वप्रथम उनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में हुआ था। ठीक है, जो डार्विन के जो विचारों का जो प्रकाशन था ना, सबसे पहले जो उनकी एक बुक है उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, उसमें हुआ था। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, जीव शास्त्रियों ने इसका समर्थन किया तथा अपने नए विचारों द्वारा डार्विनवाद को अधिक शक्ति प्रदान की। साथ ही कुछ आलोचकों का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, बहुत सारों ने तो इनका साथ दिया और बहुत सारों ने इनकी आलोचना भी करी, तो इन्होंने उनका भी सामना किया। तो देखो फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। किंतु कुछ वर्षों में इस मत में आधुनिक अन्वेषणों के आधार पर कुछ परिवर्तन किए। ठीक है, डार्विन ने जो विचार दिए थे ना, उसमें थोड़े बहुत उसमें नई सोच को डाला गया और उस पर अन्वेषण किए गए, फिर उसको प्रस्तुत किया गया, उसको परिवर्तन करके। तो इससे क्या बोला गया, इसे नव डार्विनवाद कहा गया। नव डार्विनवाद के सिद्धांतों के अनुसार नई स्पेसीज का उद्गम पुरानी जातियों के जीन्स में साधारण परिवर्तन होने के फलस्वरूप होता है। ठीक है, क्या हुआ है कि जो स्पेसीज का जो उद्गम होता है पुरानी जातियों के जो जीन्स में जो साधारण से नॉर्मल से उनमें परिवर्तन होने के फलस्वरूप होता है, जिसके कारण वेरिएशन और बढ़ जाती। ठीक है, धीरे धीरे उनमें चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, तो फिक्स है उसमें कि उसमें वेरिएशन तो बढ़ेगा, तो इस प्रकार से वेरिएशन बढ़ जाता है। यही परिवर्तन म्यूटेशन कहलाते हैं। जो फिर ये जो परिवर्तन आए ना, इनको क्या बोला गया, म्यूटेशन। ठीक है, और आगे देखते हैं। जीन्स में हुए ऐसे उत्परिवर्तन के कारण जंतुओं के लक्षणों में जो परिवर्तन होते हैं वे निश्चित ही वंशागत होते हैं। ठीक है, जीन्स के जो उत्परिवर्तन में जो परिवर्तन होते हैं ना, वो फिक्स है कि वो क्या होंगे, वो वंशागत होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में आधुनिक अन्वेषणों के आधार पर किए गए कुछ परिवर्तनों एवं विस्तारों के बाद इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हो सकी। देखिए, जो डार्विन के जो प्राकृतिक वर्णवाद था, मतलब कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की जो आधुनिक अन्वेषणों के आधार पर जो परिवर्तन किए गए, उनके विस्तारों के बाद बहुत सारे सिद्धांत को क्या हुआ, फिर मान्यता प्राप्त हुई। फिर क्या हुआ, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हक्सले जो थे ना, उन्होंने क्या किया, ने एक सिद्धांत नियो डार्विनवाद या विकास का आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा। ठीक है, किसने कहा, जो हक्सले थे ना, उन्होंने न्यू डार्विनवाद या विकास का आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत मीन्स मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा। क्या कहा, फिर उसमें क्या उसके अनुसार बताया गया, तो देखिएगा, जिसके अनुसार पुरानी जाति स्पेसीज से नई जाति के विकास में निम्नलिखित कार्य करते हैं। क्या करते हैं, तो ये देखिएगा, फर्स्ट आता है जीन म्यूटेशन, सेकेंड आता है चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जीन का म्यूटेशन, फिर जो चेंज हुए नंबर में, काय में, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आगे देखिए। अब फर्स्ट अपनों ने जो 4 टाइप देखे ना, सॉरी 3 टाइप देखे,
चार टाइप देखे ना अपनों ने। अब उनके अपन डिटेल को समझते हैं। तो फर्स्ट आता है अपना जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो क्या आता है, जीन या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को विन्यास या संरचना में होने वाले परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन कहलाते, ठीक है। क्या होता है कि जो जीन म्यूटेशन क्या होता है, तो ये होता है जीन या जो डीएनए होते हैं उनके न्यूक्लियोटाइड को जो विकास या जो संरचना होती है, न्यूक्लियोटाइड का विन्यास या जो उसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और उसको ही क्या बोलते हैं, जीन उत्परिवर्तन मीन्स जीन म्यूटेशन। यह क्रिया ऑर्गेनिज्म में स्वयं इंड्यूस्ड या फिर रासायनिक, केमिकल तथा फिजिकल परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। अब ये जो क्रिया होती है काय के फलस्वरूप होती है, तो अपन बोल सकते हैं या तो केमिकल या फिर फिजिकल, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। जीन म्यूटेशन के कारण जीन की संरचना में परिवर्तन आ जाता है। फिक्स है कि उसमें म्यूटेशन हुआ है तो उसकी काय में परिवर्तन आएगा, तो उसके संरचना में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जीन म्यूटेशन बाह्य वातावरण के कारण नहीं होते हैं। मतलब जो जीन का जो म्यूटेशन होता है वो कभी भी बाह्य वातावरण के कारण नहीं होता है, सिर्फ वो केमिकल फिजिकल परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। वो परिवर्तन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक्सटर्नल फैक्टर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आता है, अर्थात मुलर के अनुसार कुछ रासायनिक पदार्थों के प्रभाव के कारण जीन म्यूटेशन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जो मुलर थे ना, उन्होंने क्या बताया कि जो कुछ रासायनिक पदार्थों के इफेक्ट के कारण भी क्या होता है, जीन म्यूटेशन होता है, लेकिन आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा केमिकल पदार्थों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर। किस प्रकार से चेंज होते हैं नंबर और स्ट्रक्चर और काय के, क्रोमोसोम के, ठीक है। तो अपन देखते हैं, क्रोमोसोम पर जीन्स की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। क्रोमोसोम पर सबको पता है कि क्रोमोसोम पर जो जीन्स की जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, वो निश्चित होते हैं और जीन्स एक निश्चित होती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, और संख्या निश्चित होती है और जीन्स एक निश्चित होता है, और जीन्स की निश्चित स्थान पर अरेंज होते हैं। जो जीन्स होते हैं ना, वो एक फिक्स प्लेस पर अरेंज होते हैं। क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स के बीच की डिस्टेंस भी निश्चित होती है। देखो, क्रोमोसोम पर जीन्स की संख्या निश्चित होती है, उनका स्थान निश्चित होता है, और जो स्थित जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो भी निश्चित होती है। अर्थात प्रत्येक क्रोमोसोम अलग अलग गुणात्मक खंडों क्वालिटेटिवली सेगमेंट्स में विभक्त होता है ना। विशेष परिस्थितियों में कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। मतलब कि इन पे जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या भी निश्चित होती है, किंतु क्रोमोसोम के संगठन कंस्ट्रक्शन में परिवर्तन आ जाते हैं। देखो, सभी निश्चित होती है, फिक्स होती है, लेकिन क्या होता है कि जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या हो जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है। यह परिवर्तन प्रायः जीन्स संख्या में घटने बढ़ने, नेक्स्ट क्या आता है, घटने बढ़ने से अथवा उनकी व्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप आते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में जो परिवर्तन आ रहा है, कंस्ट्रक्शन में जो परिवर्तन आ रहा है ना, वो क्या है, जीन्स की संख्या घटने बढ़ने से अथवा उनकी व्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। फिर क्या होता है, जो गुणसूत्री उत्परिवर्तन अथवा क्रोमोसोम एबरेशन कहलाते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, जो गुणसूत्री उत्परिवर्तन अथवा क्रोमोसोम एबरेशन कहलाते हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन अनेक कारणों द्वारा होते हैं, ठीक है। ये जो परिवर्तन होते हैं इसके बहुत सारे कारण होते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये देखिए, क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप होमोलॉगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स एक्सचेंज होने से, अर्थात टूटने व जुड़ने, ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग से आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। देखो, आपको पता है क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनमें एक्सचेंज होता है। ये जब अपन मियोसिस और माइटोसिस पढ़ेंगे उसको अपन उसमें अच्छे से अपन इसको समझ लेंगे, किस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर होता है, किस प्रकार से होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं और उनके क्रोमेटिड्स कैसे एक्सचेंज होते हैं, ब्रेकिंग और फिर उनमें रीजॉइनिंग होती है, और उनमें किस प्रकार से आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। फिर क्या होता है उसके कारण, जिससे 4 प्रकार के हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं, 4 प्रकार के हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। अर्थात क्रॉसिंग ओवर होने पर केवल 2 प्रकार AB तथा AB के गैमेट्स बनते हैं, किंतु क्रॉसिंग ओवर होने के कारण 4 AB दोनों कैपिटल, इसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल, इसमें एक स्मॉल और एक कैपिटल, तथा दोनों स्मॉल गैमेट्स का निर्माण होता है। आगे देखिएगा, ये आ गई अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, क्या होता है इसमें, अवस्था स्टेज के समय क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है जिसके फलस्वरूप जीन एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि इसी समय मेल तथा फीमेल क्रोमेटिड्स में समजातीय खंडों मीन्स होमोलोगस सेगमेंट्स एक्सचेंज होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन एक्सचेंज होते हैं, और मेल और फीमेल के जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनमें क्या होता है, होमोलोगस सेगमेंट्स क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। इस प्रकार नए गुण वाले क्रोमेटिड्स बनते हैं जिनमें माता पिता के जीन्स दोनों के गुण दोनों के गुण उपस्थित होते हैं, तो नए गुण संतानों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फोर्थ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भौगोलिक पृथक्करण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अवरोध जैसे नदियाँ, रिवर्स, पर्वत। ठीक है, क्या होता है कि भौगोलिक पृथक्करण के जो अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्या आती है, नदियाँ, रिवर्स, पर्वत, माउंटेन्स, सी, ठीक है, आदि जीवधारियों के इंट्रा प्रजनन में बाधक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं कि जो ये रहते हैं ना, ये सब होते हैं जीवधारियों के जो इंट्रा प्रजनन जो होता है ना उसमें बाधक होते हैं। अलग अलग प्राकृतिक वासों में रहने के कारण जीवधारी उसी वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाते। ठीक है, अलग अलग जो प्राकृतिक वासों में जो रहते हैं, रहने के कारण जो जीवधारी होते हैं ना उसी वातावरण के अनुसार क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, और धीरे धीरे एक जैसी अवस्था आ जाती है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होती है, फिर एक जैसी अवस्था आ जाती है कि विभिन्न पॉपुलेशन के जीवों में पारस्परिक रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार की जो पॉपुलेशन होती है में जो जीवों में पारस्परिक भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अगला आता है नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन। इसमें होता है प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीवों में वातावरण के अनुकूलन, रचनाओं, विभिन्नताओं अथवा उत्परिवर्तन का होना प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। ठीक है, क्या होता है कि जीवों में जो वातावरण के अनुकूल जो रचनाओं में जो विभिन्नता होती है, उत्परिवर्तन का होना, ये क्या सबको क्या कहलाता है, ये प्राकृतिक वर्ण कहलाता है। अतः लाभप्रद विभिन्नताओं एवं उत्परिवर्तनों को स्थापित करने के लिए प्राकृतिक वर्ण सहायक होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब लाभप्रद जो विभिन्नताएं होती हैं और जो उत्परिवर्तन जो होते हैं ना उनको स्थापित करने के लिए प्राकृतिक वर्ण सहायक होता है। इस माहुत के उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। इसको मौत के जो उदाहरण द्वारा अपन इसको समझ सकते हैं। सन 1845 में मैनचेस्टर शहर में
पाए जाने वाले माउथ बिस्टन बैक्टीरिया का रंग हल्का लाइट ग्रीन होता था। ठीक है ना। इस प्रकार से नेचुरल सिलेक्शन को बताया गया है और अपनों ने से पहले रिप्रोडक्टर आइसोलेशन को देखा और हमने इसका नव डार्विनवाद की जो पूरी जो इसके स्ट्रक्चर में चेंज होना और इसमें किस प्रकार से क्या होता है, इसके इंट्रा स्पेसिफिक, ये सब अपनों ने इसके डार्विनवाद के प्रकृतिवाद चयनवाद को समझा और पढ़ा। ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे नव डार्विनवाद क्या है, फिर इसके समर्थन में जो नव डार्विनवाद के जो प्रयोगों का विस्तृत विवरण दीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू।